Hello, my dear students. I am Seema Nagwan. This is video for all PGT competitive एग्जाम्स। चाहे वो आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने कुछ एमसीक्यूज रखे हैं अकाउंट्स के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Dash are devices that allow direct data entry into the computer without doing any manual data entry. मैनुअल डाटा एंट्री क्या होती है? जब आप खुद एंट्री करते हो, एक एक चीज की एंट्री आप खुद से कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मैनुअल एंट्री। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरेक्ट डाटा एंट्री आपको करनी है कंप्यूटर में और आपको मैनुअल एंट्री के विदाउट, ठीक है, बिना। तो कैसे करोगे? स्टैंडर्ड प्रोग्राम, स्कैनर, फ्लो चार्ट, नन। तो आंसर राइट है आपका स्कैनर। आपने कई बार मॉल में देखा होगा, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो या सामान लाते हो खरीद के, तो वहां पे जो प्राइस होता है, प्राइस को स्कैन कर दिया जाता है स्कैनर के थ्रू। तो जो प्राइस है वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री हो जाती है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि स्कैनर की हेल्प से आपको मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ती, सीधा स्कैन होके एंट्री आपकी हो जाएगी। हेल्प इन कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब आप बिजनेस को करते हो तो उसे क्या कहेंगे? पैरिटी बिट, ई कॉमर्स, कंप्यूटर चेक, नन। तो उसे आप ई कॉमर्स बोलोगे। ई कॉमर्स का वैसे तो फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। बट ये ई आपके इंटरनेट के लिए यूज होता है। जब भी आप अपने कॉमर्स के काम को, बिजनेस को या ट्रेडिंग को, कोई भी ट्रेडिंग इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो, जैसे आजकल आप देखते हो अमेजोन पे सामान बिक रहा है, फ्लिपकार्ट पे सामान बिक रहा है, ठीक है। सभी सेलर्स यहाँ सामान बेच रहे हैं, बायर्स यहीं से खरीदे, तो दैट इज कॉल्ड ई कॉम। माइंस क्वारीज इज द एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। माइंस क्वारीज, माइंस क्या होती है? ये नेचुरल एसेट्स में आ जाएंगी आपकी। नेचुरल एसेट्स, नेचुरल एसेट्स क्या होता है? जो नेचर ने गिवन है, ठीक है, नेचर ने दी है। जैसे कि जमीन के अंदर जब आप देखते हो कि पेट्रोल है या फिर आपका सिल्वर, गोल्ड, ये सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये भी आपको पता ही होगा, सिल्वर है, गोल्ड है, तो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो माइंस क्वारी। अब इसको कौन सी एसेट्स बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स या वास्टिंग। तो आप इसे क्या बोलोगे? वास्टिंग एसेट्स, ठीक है। तो ये वास्टिंग एसेट्स में आती है, जितने भी आपकी माइंस हो गई, नेचुरल एसेट्स हो गई आपकी, डीजल, पेट्रोल, ये सब इसी में आ जाएंगे आपके। और फिक्सियस एसेट्स क्या होती है? जैसे कि आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो शेयर इशू करते वक्त, इशू ऑफ शेयर्स, तो ये सब फिक्सियस एसेट्स में आ जाएंगी। लिक्विड एसेट्स आपको पता ही है, जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में जो कन्वर्ट हो जाए शॉर्ट टर्म में, उन्हें लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल, जिन्हें आप इन लगा हुआ, इन नेगेटिव को शो करता है। टेंजिबल जो होते हैं जिन्हें आप देख सकते, छू सकते, तो इन मतलब जिन्हें आप नहीं देख सकते, ना ही छू सकते, विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। टच एंड सीन, ना ही आप देख पा रहे, ना ही छू पा रहे। जैसे कि गुडविल हो गई, गुडविल को आप ना देख पाते ना छू पाते, ये सिर्फ फील की जाती है कि आपकी जो प्रेस्टीज है, इमेज है, वो कितनी अच्छी हो चुकी है। कॉपीराइट हो गया, आपने कोई एसेट्स बनाई और उसका आपके पास कॉपीराइट है, ये भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में ही काउंट होगा, ठीक है। ट्रेडमार्क भी होता है, हर कंपनी का कुछ ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो फिलहाल आंसर आपका डी है। जब बात होगी माइंस क्वारी की, तो आंसर हो जाएगा डी। Which of the following account is prepared to find out the cost of production? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो, कोई भी सामान बना रहे हो, गुड्स बना रहे हो, कुछ बेचना चाह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जब भी आप गुड्स बनाओगे, तो चाहे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसिव हो, चाहे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हो, सभी कॉस्ट को आप मिनिमाइज करना चाहोगे, कम से कम कॉस्ट रखना चाहोगे। तो ये किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट।
तो जब भी बात आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की होगी तो ये मैन्युफैक्चर अकाउंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट आती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट कॉस्ट आपकी वो होती है जो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड होती है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो फैक्ट्री में। जब यही आपके एक्सपेंस ऑफिस से रिलेटेड हो जाएंगे तो ये इनडायरेक्ट कहलाएंगे। तो जब आप ट्रेडिंग बनाते हो तो ट्रेडिंग में ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हो, जैसे कि आप परचेज करके लाए हो कोई माल, वेजेस लगा रहे हो, या फिर कोई ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्ड है। ये सारी चीजें आप कहाँ लेते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में, जिससे कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जानने में मदद मिलती है। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते हो? आप सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? जो ऑफिस से रिलेटेड है। अगर आप किसी पर्सन को सैलरी दे रहे हो, टेलीफोन के बिल दे रहे हो, स्टेशनरी बिल दे रहे हो, तो ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इन्हें जब लेस कर देते हो तो आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट और लॉस। वहीं बैलेंस शीट की बात की जाए तो इसमें आपकी एसेट्स और लायबिलिटी शो होती है। फिलहाल आंसर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा। राइट आंसर ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिज्म की बात होती है तो इसे आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपको ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट दिखेगा और कहीं आपको ये कंजर्वेटिज्म के नाम से दिखेगा। इसमें आपको बेसिकली तीन बातें याद रखनी होती हैं। पहली, कि जब भी आपके प्रॉफिट होने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप उन फ्यूचर के प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करोगे। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट बट ऑल लॉसेस। फ्यूचर में जितने भी लॉस होने की संभावना, उनको आप अभी से कंसीडर करोगे, बट प्रॉफिट को मान के नहीं चलोगे कि वो प्रॉफिट हो चुके हैं। दूसरी बात आपकी आती है कि जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक लेते हो, क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसका जो प्राइस लोगे, या तो उसका कॉस्ट प्राइस जितने में आपने उसे खरीदा है या बना के तैयार किया है, या फिर उसका MRP, या जितने में आप उसे बेच रहे हो मार्केट प्राइस, जो दोनों में कम हो, विच एवर इज लोअर। दोनों की कंपैरिजन करोगे विच इज लोअर, और जो भी कम है वो ले लोगे। तीसरा आपका इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके कोई भी बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, बैड डेब्ट्स, ठीक है, तो उन बैड डेब्ट्स को आप यहाँ पे शो करोगे। यानी आप बैड डेब्ट्स के लिए कई बार प्रोविजन बना के पहले से ही चलते हो। तो ये सारी चीजें आपकी कंजर्वेटिज्म में शो होती है। देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन है आपके ऑल एक्सपेक्टेड इनकम एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेक्टेड इनकम बट नो लॉसेस, ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नो एक्सपेक्टेड इनकम, नन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेड इनकम है, आंसर आपका सी हो जाएगी। ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस, जितने भी एक्सपेक्टेड यानी फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, फ्यूचर में लॉस होंगे तो आप उनको इंक्लूड करोगे, बट नो एक्सपेक्टेड इनकम। लेकिन जो फ्यूचर में आपको इनकम या प्रॉफिट होने वाला है, आप उन्हें अभी मान के नहीं चलोगे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मीन्स, अगर किसी बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन की बात की है तो वो क्या होता है? पोजीशंस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, कि आप प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में बात कर रहे हो। पोजीशन अबाउट इनकम और एक्सपेंसेस, आप इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हो। पोजीशन अबाउट लिक्विड फंड्स, लिक्विड फंड्स वो जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। व्हाट द बिजनेस ओव्स टू अदर एंड व्हाट इज ओन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। ऑप्स होता है जो आपको किसी को दूसरे को पे करना है, टू पे अदर्स, दूसरे को देना है। दूसरे को क्या देते हो आप? लायबिलिटी जब आपके पास होती है तो दूसरे को पे करनी होती है। ऑफ्स ऑन्स होता है आपका खुद का अपना, जिनके आप ओनर हो। ओनर किस चीज के होते हैं? एसेट्स के होते हो। तो हिडन मीनिंग है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? आपका बैलेंस शीट। जहां भी वर्ड आप देखोगे फाइनेंशियल पोजीशन, दैट्स मीन क्वेश्चन आपसे बैलेंस शीट की बात कर रहा है। बैलेंस शीट में आप जानते ही हो कि लायबिलिटी साइड होती है और दूसरी साइड आपकी एसेट्स होती है, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। यानी आप बात करें तो राइट हैंड साइड पे आपकी एसेट्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी लायबिलिटी रखी जाती है। लायबिलिटी किसी को पे करनी होती है, जिम्मेदारियां उधार लिया है हो या कैपिटल इन्वेस्ट किया है, क्रेडिटर्स हैं या बैंक से लोन लिया है, ये सब आपकी लायबिलिटी है जो पे करनी है। एसेट्स के आप खुद ओनर हो,
आपकी खुद की कमा के देती है। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स। तो अब बात यहाँ पे हिडन मीनिंग में आई है, ओन्स और ओप्स। तो यहाँ से आपको पता लगाना होगा, ओन्स की बात है तो एसेट्स है और ओप्स की बात है तो ये लाइबिलिटीज है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि बिजनेस में अगर किसी दूसरे को कुछ पे करना है और बिजनेस में एक पॉइंट पे आपकी जितनी भी एसेट्स है जिनके आप मालिक हो उन सबकी बात हो रही है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप इज यूजली शोन इन द A. Profit and loss account. B. Trading account. C. Manufacturing account. D. All of the above. सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? ये एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है, आपका वेस्ट मटेरियल बोल सकते हो, या आप इसे बचा हुआ माल बोल सकते हैं, बचा हुआ माल। कई बार बिजनेस में क्या होता है, जो भी आप सामान बना रहे हो उसमें से कुछ माल बच जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप सोफा बना रहे हो, ठीक है, लकड़ी का प्रयोग कर रहे हो, वुड। तो जब सोफा बनाओगे तो छोटी छोटी वुडन कटिंग्स आपकी बच जाएंगी। वुडन मतलब लकड़ी के टुकड़े टुकड़े बचेंगे, जो एक तरह से आपका स्क्रैप है। अब कुछ लोग इनको भी यूज करके टॉयज बना देते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी सेल कर सकते हो। अगर आप इसे सेल कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कहाँ शो होगा? क्या आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोगे, या ट्रेडिंग एंड अकाउंट में, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ऑल ऑफ दिस अकाउंट? तो ये आपका कहाँ चला जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। बेसिकली ये आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शामिल होता है और ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है। प्रॉफिट में क्योंकि आपके सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही आते हैं, जैसे कि ऑफिस और सैलरी, ऑफिस की सैलरी होगी, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, और ट्रेडिंग में आपके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो सेल ऑफ स्क्रैप कोई सा भी हो सकता है, डायरेक्ट का या इनडायरेक्ट का बचा हुआ माल, तो ये मैन्युफैक्चर में चला जाएगा। ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज जनरल वुड अफेक्ट। अगर परचेज का ओवरकास्ट हो गया है तो जनरल में क्या अफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट ओनली, परचेज अकाउंट ओनली, सप्लायर्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट? देखिए जब बात परचेज की हो रही है तो ये परचेज अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। और जब परचेज करते हो तो किससे करते हो? सप्लायर से करते हो। अगर कोई सामान ज्यादा कीमत पे ओवरकास्ट दिख रहा है तो सप्लायर की बुक में भी गया होगा और आपकी बुक में भी, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्लायर अकाउंट एंड परचेज। सेल्स की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, सेल्स और परचेज दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो परचेज में अकेले में इफेक्ट नहीं पड़ सकता क्योंकि इससे रिलेट है आपका सप्लायर। सी राइट आंसर हो जाएगा। सैलरी पेड टू रहमान वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। रहमान को आपने सैलरी दी है जिसे आपने कैश बुक में ले लिया एज अ पेमेंट, ठीक है। कैश बुक आपकी क्या होती है? जहां पे आप डेबिट साइड में तो क्या दिखाते हो? रिसिप्ट दिखाते हो, और क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाते हो? पेमेंट दिखाते हो, ठीक है। अब रहमान को आप सैलरी दे रहे हो, दिस इज एन एरर ऑफ। तो जब भी आप किसी को सैलरी देते हो तो उसकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपको पता होना चाहिए कि नाम से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सैलरी एक एक्सपेंस है उसको डेबिट करते हो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? आपका जितने भी आपके एक्सपेंस और लॉसेस हैं उनको आप डेबिट करोगे, और जितनी भी आपकी इनकम है उनको क्रेडिट करोगे। इनकम एंड प्रॉफिट है, उन्हें आप क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पे रहमान का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। सैलरी को ही दिखाना है, आपके वर्करों के नाम में थोड़ी डालोगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस इज एन एरर, ये किस तरह की गलती है? ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल। ओमिशन का मतलब है भूल गए, तो भूले तो आप नहीं हो, एंट्री तो आपने की है, तो ये तो नहीं हो सकता। कमीशन की तो कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही है, ठीक है। कमीशन में आपकी बेसिकली क्या हो जाती है, जितनी भी आपके अमाउंट से रिलेटेड कोई गलतियां होती है, जैसे 500 को आपने 600 लिख दिया, या 50 लिख दिया, 500 को आपने 50 लिख दिया, ठीक है। इस तरह की गलतियां कमीशन में। कंपनसेटिंग एरर, दो गलतियां होती है एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देती है, छुपा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे टू इफेक्ट होते हैं, दो गलत टाइप की गलतियां हुई है। यहाँ प्रिंसिपल की बात है। प्रिंसिपल का मतलब कि जो आपका रहमान है वो एक पर्सन है, पर्सन, ठीक है, जो कि जाएगा पर्सनल अकाउंट में,
जबकि सैलरी आपका एक खर्चा है, एक्सपेंस, वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट पे। तो आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज ना होने की वजह से आपने रहमान को कहाँ डाल दिया, सैलरी अकाउंट को कहाँ डाल दिया, रहमान को। तो प्रिंसिपल आपका राइट आंसर है, जो आपसे एरर हुई। The book value of old furniture was rupees 1500. It was sold for rupees 500. The difference is अगर कोई फर्नीचर है वो भी पुराना, जिसकी कीमत है 1500 रुपए, और उसे आपने 500 रुपए में बेच दिया, तो पहली बात, 1500 की चीज अगर आप 500 रुपए में बेच रहे हो तो बेसिकली ये लॉस है आपका 1000 रुपीज का। ठीक है, पूछ रहा है कि ये लॉस जो है, जो डिफरेंस आया है वो क्या है, कौन सा लॉस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस। तो देखिए, रेवेन्यू क्या होता है, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी अगर आप गुड्स बेच रहे हो, जो काम आपका है वही बेच रहे हो। या फिर आप ये देख सकते हो जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, यानी अकाउंटिंग पीरियड 1 साल से रिलेटेड है, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, जो खर्चे आप करोगे। और अगर वहीं पे लॉस की बात है तो रेवेन्यू एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से होता है। कैपिटल में बात की जाए तो जितनी भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, या तो आप ऐसे याद रखोगे कि ये लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग पे किया हुआ खर्चा, एसेट्स पे, और एसेट्स में यहाँ पे फर्नीचर है। ठीक है, तो फर्नीचर की बात हो रही है तो कैपिटल। लेकिन ये खर्चा की बात नहीं कर रहा है, आपने इस पर कोई खर्चा नहीं किया, यहाँ आपने सीधा सीधा लॉस किया, तो ये कैपिटल लॉस हो जाएगा। और यहाँ अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल प्रॉफिट हो जाता, इस पर खर्चा होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। अगर यहाँ फर्नीचर की जगह गुड्स की बात होती तो ये आंसर आपका रेवेन्यू लॉस में चला जाता, फिर बी होता। फिर आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फर्नीचर की। एंड फर्नीचर क्या है, एक एसेट्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे, जिन्हें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हो। वेजेस कैरीज इनवर्ड, नन ऑफ दीज, बोथ। तो पहली बात, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, जो कि ऑफिस से रिलेटेड, ऐसे समझ लो ऑफिस से रिलेटेड। ठीक है, कहीं पे आप फैक्ट्री में कोई माल बनवा रहे हो तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर उसी माल की पैकेजिंग वगैरह करने के लिए ऑफिस में रख दिया है, तो ये आपके ऑफिस एक्सपेंस में ले लेना। डायरेक्ट में आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपके परचेज आ गया, कुछ खरीद के लाए हो, ओपनिंग स्टॉक पहले का रखा है। ठीक है, परचेज में से रिटर्न आप माइनस कर देना। और अगर आपने कोई वेजेस दी है तो भी ये, और वेजेस के साथ साथ कैरिज यानी किराया भाड़ा, कोई सामान गाड़ी में खरीद के परचेज करके लाए हो तो कैरिज इनवर्ड। ठीक है, माल लाते वक्त कैरिज इनवर्ड, किराया भाड़ा। हो सकता है कि आप भी तो सप्लायर से माल लाते हो जो बेच रहे हो। ठीक है, माल उधार लाते हो, नगद लाते हो, सप्लायर से लाते हो, तो वो आप ट्रांसपोर्ट में रख के लाते हो, गाड़ी का किराया भाड़ा देना पड़ता है, तो उसे बोलते हो आप कैरिज इनवर्ड। ठीक है, खरीदते वक्त लाए। तो ये आपका सारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बट अगर आप वही माल को बेच रहे हो आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बेचते वक्त अगर आपने कस्टमर के घर तक किराया भाड़ा दे दिया तो ये कैरिज आउटवर्ड हो जाएगा। अब क्योंकि माल तो बन गया और बेचते वक्त खर्चे किए तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पी एंड एल अकाउंट में आते हैं, यानी कैरिज आउटवर्ड दिखे तो पी एंड एल में, कैरिज इनवर्ड दिखे तो ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंस में। और अगर आपके कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, सैलरी देना हो, टेलीफोन बिल देने हो, स्टेशनरी बिल देना हो, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो पी एंड एल में जाएंगे। फिलहाल ऑप्शन देखिए, यहाँ पे वेजेस है, वेजेस मैंने बताया ट्रेडिंग में जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये पी एंड एल में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड है इसीलिए ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में ही जाएगा, ये भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे आउटवर्ड आपको दिख जाता, आउटवर्ड मतलब बेचते वक्त, माल को बेचते वक्त आप किराया भाड़ा देते हो, तब ये पीएनएल में आ जाता। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, विच ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, हेल्थ ऑफ मैनेजर, क्वालिटी ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, क्वालिफिकेशंस ऑफ एम्प्लॉय। तो जब भी बात आती है मनी
मेजरमेंट। तो जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो ये कहते हैं मनी मेजरमेंट के कि जब जितने ट्रांजेक्शन है जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे से रिलेटेड लेन देन है, वही आपका मनी मेजरमेंट में आता है। जहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा 50,000, ठीक है, रुपीज दिख जाएंगे, 10,000, ऐसा कुछ लिखा है तो दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वो आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में आएगा। हेल्थ ऑफ मैनेजर की बात है तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, मैनेजर की हेल्थ से हम कुछ नहीं ले रहे हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स की भी बात हम यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन एम्प्लॉय की क्या है ये भी मैटर नहीं करती, देखिए। लेकिन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू मतलब इसका कोई प्राइस रहा होगा, प्राइस, ठीक है। वैल्यू का मतलब प्राइस या अमाउंट रहा होगा, ठीक है। जो हिडन मीनिंग में दिखा रहा है, अमाउंट इस तरह से आपको दिख नहीं रहा लेकिन बता रहा है कि वैल्यू है बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की अगर वैल्यू है तो मनी में कन्वर्ट है, तो मनी मेजर कॉन्सेप्ट में सीएम आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेवेन्यू इज सेड टू बी रियलाइज्ड व्हेन, रेवेन्यू होती है आपकी एक तरह से इनकम। तो जब ये इनकम होती है ये कब मानी जाएगी? रियलाइज मतलब ये जब वसूल हो जाए, या जब आप इसे काउंट कर रहे हो, या जब आप इसे इनकम मान रहे हो। तो कब मानोगे आप इनकम? द सेल इज मेड, जब आपकी सेल हो जाए यानी बिक्री आपने कर दी है। गुड्स आर मैन्युफैक्चर, या आपने कोई सामान बना लिया है। सामान बनाते ही आप बोल दोगे कि मेरी तो इनकम हो गई, बिक गया माल। कैश इज रिसीव्ड, या फिर आपको पैसा जैसे ही मिल गया तो आप बोलोगे कि हाँ मेरी रेवेन्यू हो गई, या सेल इज मेड, सेल भी हो गई और कैश भी रिसीव हो गया। तो क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द सेल इज मेड। जब आपकी बिक्री हो जाएगी तब मानोगे कि आपको रेवेन्यू हो चुका है। सेल का मतलब है कि आपने एमआरपी प्राइस पे जब आप कोई प्रोडक्ट या गुड्स बेच देते हो तो जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू पूरा के पूरा आपका प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट अलग होता है, कभी आप इसे सेम समझो। प्रॉफिट कहता है कि रेवेन्यू में से आपके एक्सपेंस भी घटेंगे, खर्चे भी घटते हैं, तब आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपने अगर सपोज कीजिए 10 रुपए लगाए, 15 में वो सामान बेच रहे हो तो 5 रुपए प्रॉफिट है, और रेवेन्यू आपका पूरा 15 रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट अलग है, रेवेन्यू अलग, एक बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरी, गुड्स आर मैन्युफैक्चर, बिकते ही माल नहीं, जैसे ही माल बना दिया तभी नहीं बिक जाएगा, ठीक है। कैश इज रिसीव, कैश रिसीव कभी भी हो, क्योंकि आप तो उधार पे भी तो बेचते हो, क्रेडिट पे भी तो सेल करते हो, तब तो कैश बाद में रिसीव होगा। लेकिन जिस दिन आप बेचते हो, सपोज कीजिए आपने 1 जनवरी को माल बेचा और 2 फरवरी को आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो सेल तो 1 जनवरी की एंट्री में कर दोगे। तो कैश रिसीव से कोई लेना देना नहीं है कि जब रिसीव होगा तभी आप एंट्री करोगे। सेल इज मेड, सेल हो गई और कैश भी रिसीव हो गया, यानी सेल आपने 1 जनवरी को करी, कैश आपको 2 फरवरी को रिसीव हो गया, तो क्या तब तक आप एंट्री ही नहीं करोगे? तो आपकी जितनी भी एंट्री होती है वो अक्रूरल बेस पे भी तो हो जाती है। अक्रूरल क्या, कि आपने अगर अर्न कर लिया, कैश आपको कभी भी रिसीव हो, अर्न कर लिया बट कैश नॉट रिसीव, तो भी आप इसे कंसीडर तो करोगे। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्काउंट अलाउड on the issue of shares is an example of capital loss, capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure। तो डिस्काउंट जब आप अलाउड कर रहे हो तो अलाउड करना आपका एक एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ठीक है। और इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि शेयर्स आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में माने जाएंगे, ये आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्योंकि शेयर्स जो इश्यू किए जा रहे हैं मोर देन 1 ईयर के लिए किए जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड है तो ये कैसा नेचर हो गया, कैपिटल नेचर। अगर ये शॉर्ट टर्म से रिलेट होता तो फिर ये रेवेन्यू हो सकता था, बट अभी क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लो। तो राइट आंसर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाए। रिपेयर इंकर्ड फॉर यूजिंग अ सेकंड हैंड कार परचेज रिसेंट, अगर आपने रिपेयर पे खर्चा दिए हैं, वो भी पुरानी आपने कोई कार परचेज की है, और रिसेंटली का मतलब अभी अभी कोई आपने कार परचेज की है, यानी फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ ला रहे हो, फर्स्ट टाइम परचेज करके ला रहे हो, ठीक है। मैटर नहीं करता कि आप न्यू कार ला रहे हो या आप सेकंड हैंड कार ला रहे हो, ठीक है।
जैसे सपोज कीजिए घर में कोई नई चीज आती है तो पहली बार नारियल वगैरह फोड़ते हो, ठीक है। तो नई कार जब भी ला रहे हो, चाहे वो सेकंड हैंड ला रहे हो, पहली बार ला रहे हो, फर्स्ट टाइम, तो उस पे जो आप खर्चे करोगे, चाहे आप वो रिपेयर के करो, चाहे आप उस पे वेजेस के खर्चे करो, या उसका कोई गैरेज इनवर्ट दो, ये सारे के सारे खर्चे उसी कार के एक्सपेंस माने जाएंगे, और ये सारे के सारे आपके कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। राइट आंसर देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट आंसर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर सिर्फ रिपेयर होती, बाद में कराते, रिसेंटली वर्ड नहीं दिया होता, तो रेवेन्यू हो सकता था, ठीक है। और डेफर्ड आपका कौन सा होता है, जैसे कि आपका 1 साल से ज्यादा के हो टाइम पीरियड जब खर्चा किया है, और 5 साल से कम, ऐसे याद रख लेना। जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट किया हो, ठीक है, मिडिल टाइम पीरियड के लिए आपने कोई खर्चा किया हो, और वो होने वाला खर्चा कई सालों तक जा रहा है, उसका हिसाब किताब भी कई सालों में मिलेगा, तो एडवर्टाइजमेंट आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। They are present obligations arising from past events. It also arises when an asset is created or acquired. Assets, liability, equity, all. तो कह रहा है कि ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होता है कि कोई इल्जाम लगाना, ठीक है, यानी कोई केस पेंडिंग है, कोई केस चल रहा है आप पे, और अराइजिंग क्या हुआ, कोई पास्ट के इवेंट था, ठीक है, पुराना कोई घटना हुई जिसकी वजह से कोई ऐसे ऑब्लिगेशन, इल्जाम वगैरह लगाया। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी आपने कोई असेट्स एक्वायर की, यानी कोई सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, यानी लैंड खरीदी, तो उस पर डिस्प्यूट्स है, किसी थर्ड पार्टी ने आपको बोला है, थर्ड पार्टी हो गई या सेकंड पार्टी, कि भाई ये जो लैंड है वो उसकी है, और ये आप कह रहे हो कि ये मेरी है, मैं इसका ओनर हूं। तो ऐसा जो ऑब्लिगेशंस है उसको आप क्या बोलोगे, एसेट्स, लायबिलिटी। तो इस ऑब्लिगेशन को तो आप क्या बोलोगे, लायबिलिटी बोलोगे, क्योंकि ये एक केस है, चल रहा है, लायबिलिटी है, ठीक है, जिसको आप हैंडल करोगे। और अगर ये आपकी खुद की बिल्डिंग की बात कर रहा होता, तब ये आपके एसेट्स हो जाती, और आपके खुद का पैसा होता तो इक्विटी, ठीक है। तो फिलहाल ये ऑप्शन बी जाएगा। दैट इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमी बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है। कह रहा है कि कोई इंक्रीज हुई है इकोनॉमी बेनिफिट्स अकाउंटिंग पीरियड में, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो और इनहेंसमेंट्स ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स का प्राइस क्या है, एक तरह से एनहेंस मतलब बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। और अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जो है वो आपकी कम हो गई है, एसेट्स आपकी बढ़ गई हैं, और लाइबिलिटी आपकी कम हो गई है। दे आर इंक्रीजिंग इक्विटी एंड नेटवर्थ, तो ये आपकी क्या इंक्रीज कर देंगे, इक्विटी को और नेटवर्थ को, यानी जो आपकी और संपत्ति है, जो आप पैसा कमा रहे हो, धन को बढ़ा देंगे। जब एसेट्स बढ़ती हैं और लायबिलिटी कम होती है, तो आपका पैसा बढ़ता है। लेकिन इसको जो कहोगे क्या, इनकम, इक्विटी, एक्सपेंस या नहीं। तो देखो, इनकम वो होती है जो आपकी गुड्स बेच के की जाए, या रेगुलर एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से की जाए, माल बेच रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी एसेट्स वगैरह से की जा रही है, तो ये आपकी इक्विटी हो जाएगी, ठीक है। खर्चे तो आपके अकाउंटिंग ईयर की ही हो जाती है, वो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेट नहीं होते, वो गुड्स से रिलेट होते हैं। फिलहाल आंसर बी जाए। हु ड्रॉप्स बीई, बीई मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो डेटर, बैंक, फिक्स एसेट्स, क्रेडिटर, तो ये कौन ड्रॉ करेगा, ये डेटर ड्रॉ करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, कैसे समझोगे, सपोज कीजिए आपने कोई सेल्स की, ये आप हो, आपने कोई सामान बेच दिया, गुड्स बेच दिया, वो भी क्रेडिट पे, उधार। तो जिसे बेची वो कौन है, डेटर आप, तो ये डेटर ले गया उधार माल। अब आप क्या हो, ड्रॉअर, आपने एक बिल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज इसका नाम है, और इस डेटर के हाथ में दे दिया और कहा इस पे साइन कर दो, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसमें लिखा होता है कि आप 3 महीने के अंदर पैसे चुका दोगे, पे कर दोगे। नहीं दोगे तो ये लीगल एक्शन ले सकता है जिसने माल बेचा है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपका होता है। ठीक है। तो कई बार तो ये सेलर के द्वारा भी बना दिया जाता है और कई बार डेटर खुद भी बना देता है इसे। ठीक है। तो अब बाकी ऑप्शन देख लो। बैंक तो बनाएगा नहीं, फिक्स एसेट्स भी नहीं है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर भी नहीं होता, तो ये डेटर से रिलेट। कॉमर्स इज, कॉमर्स क्या है? इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ट्रेड एंड ट्रेड, एड्स ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एड्स ऑफ ट्रेड। तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स आपका एक तरह से ट्रेड ही होता है, यानी ट्रेडिंग ही आ जाती है। एक जगह से आपने माल परचेज किया और दूसरी जगह से आपने सेल कर दिया। लेकिन ट्रेडिंग में तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स आ जाती है और कॉमर्स में आपकी सर्विसेज भी आ जाती हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है। और ऑक्सिलरी सर्विस कौन सी होती है? ऑक्सिलरी सर्विसेज जो आपके ट्रेड को करने में, बिजनेस को करने में हेल्प कर रही है। जैसे अगर माल आप बेच रहे हो, गुड्स आप लाए हो कहीं से खरीद के, तो उसको ट्रांसपोर्ट में रख के लाए होंगे, गाड़ी भाड़ा, किराया भाड़ा दिया, ट्रांसपोर्ट आपकी सर्विस है। तो ये आपकी ऑक्सिलरी सर्विसेज है। माल अगर आपने लिया है तो बैंक से कुछ लोन वगैरह लिया, तो बैंकिंग आपकी सर्विस है जो हेल्प कर रही है। माल को अगर आपने वेयर हाउस में रख दिया सुरक्षित, तो वेयर हाउस आपका सर्विस है जो आपकी ऑक्सिलरी ट्रेड में आ जाएगा। अगर माल का आपने इंश्योरेंस करा दिया है तो इंश्योरेंस आपकी ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, सर्विसेज है। और अगर आप जानकारी दे रहे हो लोगों को कि मेरे पास कोई सामान है खरीद लो, तो एडवर्टाइजमेंट भी आपकी एक सर्विसेज है। तो जितनी भी सर्विसेज आपकी होती है वो एड्स टू ट्रेड में आ जाती हैं। और ट्रेड और एड्स टू ट्रेड दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कॉमर्स। ठीक है। इन द डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट। जो आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है वो क्या कहता है कि एक साइड तो डेबिट होगी और दूसरी साइड क्रेडिट, दोनों ही इक्वल होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे टू साइड्स ऑफ द सेम अकाउंट, सेम अकाउंट की दो ही साइड हो सकती हैं। सेम साइड पे दो अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड में कुछ क्रेडिट वगैरह भी तो होगा। अगर एक साइड डेबिट है तो टू अकाउंट्स ओनली, दो ही नहीं हो सकते। एटलीस्ट होता है यहाँ पे वर्ड, एट लीस्ट। एटलीस्ट दो होते तो आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे ओनली बोला है तो आंसर नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखते हो सिंपल एंट्री है तब तो टू ही इफेक्ट्स होते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। बट इन केस ऑफ कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री में क्या होता है कि दो आइटम इफेक्ट आपके होते हैं, डेबिट और एक आइटम क्रेडिट हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है। तो टू और मोर अकाउंट, तो दो और से ज्यादा अकाउंट, तो डी राइट आंसर हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुछ अलग एमसीक्यूज चाहते हो अकाउंट्स के साथ साथ मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के या इकोनॉमिक्स के, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, डाउट क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।